हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रीज़ बाय एमिली डिकिंसन, जो कि हमारी क्लास 12th की कैलेडोस्कोप बुक में दी गई है। पोएम 5th है ये। तो सबसे पहले पोइट के बारे में बात करते हैं। जो एमिली डिकिंसन है उनको अमेरिका की एक क्विंट असेंशियल यानी कि पॉपुलर पोइट्स में से माना जाता है 19th सेंचुरी में। साथ ही उन्होंने अपनी जो जीवन है वो एक इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो ज़्यादा नहीं बोलते, सहम कर रहते हैं ऐसे, और हर्मेटिक यानी सन्यासी रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। साथ ही उन्होंने बहुत कम पोएम्स पब्लिश की अपनी पूरी ज़िंदगी में। पोस्टमसली यानी कि आफ्टर डेथ, मतलब उनके मरने के बाद 1789 मीन्स 1789 पोएम्स ही ऐसी हैं जो पब्लिश हुई, मतलब इतनी ही पोएम पब्लिश हुई थी। जो उनकी पोइट्री है उसमें उनकी जो स्टाइल है लिखने की, जो इनको स्पेशल बनाती है वो है इनका कैपिटल लेटर्स का यूज़ और साथ ही डैशेस का यूज़। मतलब ये अपनी जो पोइट्री थी उनमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ करती थी और साथ ही डैशेस लगाती थी, जो इनकी स्टाइल को, पोइट्री में राइटिंग स्टाइल को बहुत ज़्यादा अलग बनाती थी। और ये किसके साथ करती थी ऐसा? अनयूजुअल इमेजरी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें चित्र हुआ करते थे, सोचने वाले इमेजेस हुआ करती थी, और लिरिक स्टाइल एक यूनिक स्टाइल हुआ करता था लिखने का, उसके साथ ही ऐसा काम किया करती थी। 1830 से 1886 इनका लाइफ पीरियड है। अब पोएम शुरू करते हैं। द ट्रीज लाइक टेसल्स हिट। पहली ही लाइन में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है कि जो ट्रीज हैं वो किसकी तरह दिख रहे हैं? टेसल्स। टेसल्स एक जो ऊन होती है, वूलन थ्रेड यानी कि जो ऊनी धागे होते हैं उनसे बना हुआ एक डेकोरेटेड आइटम होता है, जैसा कि ऊपर वाली फोटो में दिखाया हुआ है। तो जो ट्रीज हैं वो जब हवा चल रही है और जब वो झूल रहे हैं तो वो बिल्कुल टेसल्स की तरह लग रहे हैं, जैसा कि नीचे वाली फोटो में दिखाया गया है। तो अब पोइट यहाँ पर बता रही हैं कि हवा चल रही है और जो ट्रीज हैं वो टेसल्स की तरह ही हवा की वजह से झूम रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं। दे आर सीम्ड टू राइज अ ट्यून फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स। ट्रीज की जो आवाज़ है टकराने की, जो बंचेज हैं, मतलब ऑर्नामेंटल थ्रेड के, यानी कि वूलन थ्रेड जैसे जो बंचेज हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, उनकी तो आवाज़ है ही है। साथ में एक आवाज़ हवा के साथ आती हुई सुनाई दे रही है, जो कि कौन कर रहा है? मिनिएचर क्रिएचर्स, जो सबसे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो, जैसे कि बीज, नेट्स, बीटल्स, बर्ड्स, इन सब की आवाज़ जो है आ रही है। पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही है। अकम्पनिंग द सन। और ये जो पूरी एक्टिविटी है यह किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सन की प्रेजेंस में। तो पहले स्टेंजा में व्यू है कि जो ट्रीज हैं वो बिल्कुल टेसल्स की तरह टकरा रहे हैं, यानी कि जो बंचेस हैं वो टकरा रहे हैं और झूम रहे हैं। उनकी आवाज़ तो आ ही रही है हवा के साथ 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 जो मिनिएचर क्रिएचर्स हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, उनकी आवाज़ भी आ रही है। और जब आवाज़ आ रही है तो कैसा लग रहा है कि एक धुन प्रोड्यूस हो रही है, एक ट्यून प्रोड्यूस हो रही है। और ये सब किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सन की प्रेजेंस में। फार सॉल्ट ट्रीज ऑफ समर। सॉल्ट ट्रीज क्या होता है? इसके दो मीनिंग है। एक तो एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक पुराना वाद्य यंत्र, या फिर ऐसे धार्मिक गीत जो कि भगवान को प्रेज करने के लिए, यानी कि भगवान की प्रशंसा में गाए जाते हैं। इनॉम्बरिंग द ईयर। अब कहीं दूर से, मतलब थोड़ा ज़्यादा दूर से कहीं आवाज़ आ रही है एक म्यूजिकल साउंड की, जो कि क्या कर रही है? कानों को बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचा रही है। दे नेवर yet डिड सेटिस्फाई रिमोटेस्ट when मोस्ट फेयर। मतलब है स्टेंजा का, कहीं दूर से जो लोग हैं वो भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके लिए जो पुराना एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे गीत गा रहे हैं भगवान के लिए, जो कि कानों को बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचा रहा है। लेकिन फिर भी जो लोग गीत गा रहे हैं वह सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वह जो ये गीत भगवान की प्रशंसा के लिए गाए जा रहे हैं उसे और भी दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। इतनी दूर तक पहुंचाना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो भगवान की प्रशंसा को या इस एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को सुन सकें।
तो इसी वजह से जो ये गाना गा रहे हैं वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं है। द सन शोन होल एट इंटरवल्स देन हाफ देन अटर हिड। अब जो सन भी है वो एक गेम की तरह खेल रहा है। कैसे? सबसे पहले वो शोन यानी पूरी तरीके से चमकता है, फिर उसके बाद इंटरवल्स यानी कि थोड़ी ही देर बाद, देन हाफ आधा दिखाई देता है, देन अटर हिड फिर वो पूरी तरीके से छिप जाता है। एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल एंड हैड स्टेट्स ऑफ क्लाउड। ऐसा मानो, कैसा लग रहा है कि ये ऑप्शनल हो, यानी कि सन के पास तीन ही ऑप्शन हो, या तो पूरा चमके वो, या आधा, या फिर पूरी तरीके से छुप जाए। और ये एक्टिविटी जो हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है? हेड एस्टेट्स ऑफ क्लाउड। यह एक्टिविटी हो रही है क्लाउड्स की वजह से, बादलों की वजह से। एस्टेट ऑफ क्लाउड का मतलब है, और यह कदम किसका है? क्लाउड्स के द्वारा यह कदम उठाया गया है। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट टू एनफोल्ड हिम, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो आसमान में सफिशिएंट पर्याप्त हैं टू एनफोल्ड हिम, सन को ढकने के लिए, एटर्नली फ्रॉम व्यू। अब वो सन को क्यों ढकना चाहते हैं? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एटर्नली, पूरी तरीके से सन को, फ्रॉम किससे? मॉर्टल गेज से, एविल से, यानी कि मॉर्टल गेज यानी बुरी नज़र से, ताकि जो सन है उसको नज़र ना लगे और वो कहीं काला ना पड़ जाए। एक्सेप्ट इट वर अ विम ऑफ हिज टू लेट द ऑर्चार्ड्स ग्रो। विम यानी कि जिद, लेकिन जो सन है उसकी भी ये जिद है कि वो मतलब आसमान में निकलेगा ही। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर वो नहीं निकला तो जो ऑर्चर्ड्स मतलब बगीचे वगैरह में जो फ्लावर ट्रीज या जो भी अर्थ पर एक्टिविटीज़ हैं जो सन से चलती हैं वो सब क्या होंगी? बंद हो जाएंगी। तो इसी वजह से ये जो एक तरह से सन की जिद है कि वह ग्रो होगा ही, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे निभाने में फेल हो जाएगा, कि उसे अर्थ पर जो लाइफ है उसे सस्टेन मतलब बना के रखना है, तो वो उसमें फेल हो जाएगा। इसी वजह से ये उसकी जिद है कि वो राइज होगा ही। आगे क्या है? अ बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस, वन गॉसिप्ड इन द लेन ऑन सिल्वर मेटल्स चार्म्ड स्नेक जस्ट वाइंडिंग राउंड अ स्टोन। अब जो एक चिड़िया है वो केयरलेस यानी बेखबर होकर बैठी हुई है। कहाँ पर? जो बगीचा है उसकी चार दीवारी पर, फेंस पर बैठी हुई है। वन गॉसिप्ड इन द लेन, और जहाँ पर वो चिड़िया बैठी हुई है उसी लेन में आकर एक और चिड़िया बैठ जाती है और वे दोनों आपस में बात करने लगती हैं। अब वे बात कर रही हैं वहाँ पर, वहाँ एक और जो जानवर है स्नेक यानी कि सांप, वो बैठा हुआ है कुंडली बनाकर, जस्ट वाइंडिंग राउंड स्नो स्टोन, यानी एक पत्थर के सहारे कुंडली लगाकर वहाँ पर एक सांप जो है वो बैठा हुआ है। और वो कैसा लग रहा है? यानी कि जो उसकी स्किन है वो सिल्वर की तरह, एक चांदी की तरह बिल्कुल चार्म्ड यानी कि शाइन कर रही है सन के कारण। तो यहाँ पर जो बर्ड है वह लोगों को सिंबलाइज कर रही है। जैसे ये दोनों चिड़िया आपस में बात कर रही हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं है कि सन और क्लाउड के बीच में क्या गेम चल रहा है, वैसे ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वह भी अपने कामों में उलझे हुए हैं, अपनी खुद के जो स्वार्थ है उन्हें सिद्ध करने में लगे हुए हैं। उन्हें भी कोई मतलब नहीं है कि जो ये हाइड एंड सीक का गेम क्लाउड्स एंड सन के बीच में चल रहा है उससे। और यहाँ पर जो स्नेक है वो सिम्बलाइज कर रहा है नेचर में मौजूद बुराइयों को, एविल्स को। पोइट यहाँ पर कहना चाहती हैं, पोइटेस, कि दो तरीके के हमें नेचर में लोग मिल जाते हैं। एक जिन्हें कोई मतलब नहीं है, जो अपने ही कामों में बिजी रखते हैं मतलब रहते हैं, और दूसरे एविल्स के बारे में, कि जो एविल्स होते हैं, बुरे लोग होते हैं, बुराइयाँ होती हैं, वह भी जो नेचर का ब्यूटीफुल व्यू है उसे एंजॉय करते हैं। Bright flowers lit a calyx and soared upon a stem like hindered flags, sweet hosted with spices in the hem. कैलेक्स का मतलब है फ्लावर के अंदर की लेयर, यानी कि जब जो फूल है वो बंद होता है, तो जैसे कि आपने गुलाब का फूल देखा होगा, जब वो पूरी तरीके से खिला नहीं होता तो उसमें लेयर्स होती हैं। यानी कि हम जब बंद को फूल को खोलने की कोशिश करते हैं तो एक के बाद एक लेयर को उठाते चलते हैं तो फूल खुलता चलता है। कैलिक्स का मतलब जो फ्लावर्स के अंदर लेयर वाला पार्ट होता है वो। स्लिट का मतलब पूरा, सोड का मतलब ऊपर उठना। तो फ्लावर को हिंडर्ड फ्लैग से यहाँ पर कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर लाइक सिमिली है। तो यहाँ पर पोइटेस कह रही हैं कि जैसे ही सन आएगा तो क्या होगा? जो फ्लावर है वो कैलिक्स को अपने ऊपर से हटा देगा, यानी कि जो बंद फूल था, जो जिसके ऊपर लेयर्स लगी हुई थी, तो वो क्या है? खिलने लगेगा। तो जो लेयर्स हैं वो खुद ब खुद हट जाएंगे। एंड सोड
और जो फूल है वो क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा अपॉन अ स्टेम, किसके सहारे, एक स्टेम के सहारे ऊपर उठने लगेगा। कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे जो हिंडर्ड फ्लैग्स हैं, हिंडर्ड फ्लैग्स यानी कि यहाँ पर हिंडर्ड फ्लैग्स बोला गया है एम्बैटल्ड ट्रूप्स को, बिल्कुल वैसे जैसे ही लड़ाई करने वाले जो सेनाएं हैं वो अपने झंडे ऊपर उठाकर आगे बढ़ रही हो, बिल्कुल वैसे। मतलब यहाँ पर जो एम्बैटल्ड ट्रूप्स हैं, लड़ाई करने वाली जो सेनाएं हैं, उन्हें कंपेयर किया गया है फ्लावर्स से। जैसे जो फ्लावर है वो स्टेम के सहारे ऊपर उठता है और खुशबू फैलाता है, स्पाइसेस यानी कि सुगंध फैलाता है, स्वीट होइस्टेड यानी कि धीरे धीरे ऊपर उठ के, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो सेनाएं हैं जब वो लड़ने जाती हैं वो अपना झंडा ऊपर धीरे धीरे उठाती हैं और आगे बढ़ती हैं, बिल्कुल वैसे। इन शॉर्ट पोइट ने हिंडर्ड फ्लैग्स का जो है एग्जाम्पल लिया है किसको दर्शाने के लिए, एलिगेंस, खूबसूरती को दर्शाने के लिए, फ्लावर की खूबसूरती को, कि किस खूबसूरती के साथ जो फ्लावर है वो खड़ा होता है एक स्टेम के सहारे, और किस में कन्वर्ट होता है, मतलब बंद से खुलता है तो किस में कन्वर्ट होता है, पंखुड़ियों में, पेटल्स में कन्वर्ट होता है, और उसके अंदर से स्वीट होइस्टेड यानी धीरे धीरे पेटल्स में कन्वर्ट होता है, विद स्पाइसेस यानी कि, और क्या करता है, फ्रेग्रेंस फैलाता है, फुल ऑफ फ्रेग्रेंस से भरा होता है वो इन द हेम, हेम होता है जो खुशबू वाला पार्ट होता है फूल का वो। आगे वे कहती हैं टू आस यानी इट वॉज मोर आई कैन नॉट मैंशन हाउ मीन टू दूज दैट सी वेंडिक्स डेलिनिएशन ऑफ नेचर समर डे। तो यहाँ पर जो वेंडिक्स है ये पेंटर का नाम है, और डेलिनिएशन ऑफ नेचर समर डे ये उसकी पेंटिंग का नाम है। तो यहाँ पर जो पोइटेस हैं वे कह रही हैं कि वे बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस करती हैं, मतलब कर रही हैं, ये जो नेचर की ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर की ब्यूटी में उनको डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी अपनी मेहनत लगाई है ताकि वो जो जितने भी नेचर में हो रहे सीन्स हैं उन्हें और भी ज़्यादा ब्यूटीफुली और पिक्चरसली यानी कि दर्शनीय रूप से दिखा सकें। आई कैन नॉट मैंशन हाउ मीन टू डूज दैट सी, यहाँ पर भी कहना चाह रही हैं कि मैं इससे ज़्यादा आपको और भी कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं कर सकती, और भी ज़्यादा नेचर के बारे में नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकती हूँ कि जो मेरी पोयम है वो वैन डिक की पेंटिंग से कम नहीं है, और लोग जो हैं वो उनकी पेंटिंग को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जो मेरी पोयम है वह तो वैन डिक की पेंटिंग से भी ज़्यादा अच्छी है। जो उन्होंने पेंटिंग की है वैन डिक ने, जो मेरी पोयम है वो तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो आप उनकी पेंटिंग देखने जाते हो तो मेरी जो पोयम है वो कोई क्यों नहीं पढ़ता। तो ये थी हमारी पोयम। इसमें जो एक हिडन मीनिंग है, तो जो एमिली डिकिंसन है वो चाहती हैं कि जो दूसरे लोग हैं वह नेचर को जाने, और साथ ही साथ जो भगवान की शक्ति है उसे भी जाने, कैसे, डीप सेंस के साथ, यानी कि गहराई के साथ उनके बारे में समझें और उनसे तालमेल बैठाएं। और अपनी जितनी भी ज़्यादातर जो उनकी पोइट्रीज़ हैं वो उनमें स्ट्रेस देती हैं, जोर देती हैं मॉरल बिलीव्स पर, यानी कि नैतिक विश्वास पर वो देती हैं अपना जोर। अब जो हम पोएम पढ़ रहे हैं ट्रीज़, उसमें उन्होंने एक लघु चित्र खींचा है जो कि ट्रीज़ और नेचर जो हैं वो खुद गाना गा रहे हैं, एक तरीके से सिंग कर रहे हैं, जो हमारे एलमाइटी गॉड हैं, सर्वशक्तिमान जो भगवान है उनकी प्रशंसा में। और साथ ही साथ जो सन है वो भी निकलता है, उदय होता है अर्थ पर जो लाइफ है उन्हें बनाए रखने के लिए। ये हमें यह सिखाता है कि जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी जीना चाहिए दूसरों के बेनिफिट के लिए, जैसे कि जो सन है वो दूसरों के बेनिफिट के लिए रोज उदय होता है, वैसे ही लोगों को भी एक दूसरे के बेनिफिट के लिए ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो ये था एक हिडन मीनिंग पोएम का। तो ये थी हमारी पोएम ट्रीज़ बाय एमिली डिकिंसन। मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।